दोस्तों, माँ शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले भगवान आते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में माँ को भगवान का दर्जा मिला हुआ है। क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करती है, उसे पालती है, उसका ध्यान रखती है और उसे खूब सारा प्यार देती है। पर क्या आपने सोचा है, वही माँ जिसे हम भगवान मानते हैं, वो किसी मासूम बच्चे के लिए शैतान भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक माँ ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। तो क्या थी ये घटना और क्यों एक माँ ने अपने ही बेटे का कत्ल किया, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये कहानी है सूचना सेठ की, जो कि 39 साल पहले कोलकाता में जन्म लेती है। सूचना खुद पढ़ने में बेहद होशियार थी। सूचना ने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया, साथ ही साथ वह कई भाषाओं की जानकारी भी थी और सूचना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी की थी। सूचना ने खुद अपना स्टार्टअप किया माइंडफुल AI लैब कंपनी से, और इस कंपनी की फाउंडर और CEO भी बन गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सूचना ने अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे को मौत की घाट उतार दिया, जानेंगे आगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तारीख थी 6 जनवरी 2024। सूचना सेठ अपने 4 साल के बच्चे के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचती है। दरअसल सूचना को गोवा जाना था। वो गोवा पहुंचती है। उसने पहले से ही गोवा में एक होटल बुक करवा रखा था। इस होटल का नाम सोल बनियान ग्रांड होटल था, जो गोवा के पेट्रोलियम इलाके में था। 6 जनवरी को सूचना अपने 4 साल के बच्चे के साथ होटल में चेक इन करती है। फिर 3 दिन वह अपने बच्चे के साथ इधर उधर घूमती है। 9 जनवरी को सूचना को होटल से वापसी करनी थी, पर अचानक 8 जनवरी को रात 8 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पर कॉल करती है और कहती है कि मुझे गोवा से बेंगलुरु तक के लिए एक कैब बुक करके दो। अब जो होटल का ट्रैवल लिस्ट है वो बताता है कि मैम, गोवा से बेंगलुरु करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर है। जाने में करीब 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। इससे बेहतर आप फ्लाइट से चले जाएँ, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और कैब बहुत महंगा भी पड़ेगा। पर सूचना सेठ उससे कहती है, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस एक कैब बुक करवा दो, मुझे कैब से ही जाना है। तय समय पर होटल लिस्ट की सूचना सेठ के लिए कैब बुक करवा देते हैं। करीब रात की 1 बजे सूचना चेकआउट करती है और रिसेप्शन पर सारे बिल क्लियर करके बाहर निकलती है। सूचना के हाथ में एक बड़ा सा बैग था और बाहर एक कैब इनोवा क्रिस्टा खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में बैठती है। बैग रखवाने में होटल स्टाफ उसकी मदद भी करवाते हैं। वे उन्हें टिप देती है और रात की 1 बजे गाड़ी गोवा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। सूचना सेठ एक माँ जो 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है, जिसने अपने ही बेटे का कत्ल करके उसे बैग में ठूस दिया था, और सूचना का बेंगलुरु का यह सफ़र शुरू हो जाता है। अब तारीख आती है 9 जनवरी 2024। सूचना सेठ रात को ही चेकआउट करके जा चुकी थी। इधर होटल स्टाफ चेकआउट रूम की साफ़ सफाई करने और उनकी ड्रेसिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी में से एक स्टाफ सूचना सेठ के कमरे में भी साफ़ सफाई करने जाता है, पर वह देखता है कि सूचना के रूम में कुछ खून के निशान मिले हैं। चूँकि होटल स्टाफ ट्रेंड था, उसने तुरंत इस बात की खबर अपने होटल के मैनेजर को दी। होटल मैनेजर को कुछ डाउट हुआ। वो तुरंत कलिंगुट पुलिस थाने में कंप्लेन कर देता है कि हमारे कमरे में कुछ खून के निशान मिले हैं, पता नहीं ये क्या है। तय समय पर पुलिस तुरंत होटल पहुंचती है और देखती है वाकई में ब्लड के निशान है। तो पुलिस पूछती है, इस कमरे में कौन रुका हुआ था। मैनेजर उन्हें बताते हैं कि सूचना सेठ नाम की एक लेडी यहाँ रुकी हुई थी और उन्होंने रात को ही 1 बजे चेकआउट किया और वो चली गई। पुलिस हैरान होती है कि रात को 1 बजे कौन चेकआउट करता है। पुलिस दूसरी बार हैरान तब होती है तब उन्हें पता चलता है कि सूचना बाय रोड बेंगलुरु गई है और कैब होटल वालों ने ही बुक करवाया था। अब पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें उन्होंने देखा कि सूचना अंदर आती है, रिसेप्शन पर सभी डिटेल्स देती है। पर पुलिस को तब शक होता है जब होटल का एक स्टाफ उन्हें बताता है कि सर, उनकी एक बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। वो आई थी जब उनके साथ एक बच्चा था, पर 9 जनवरी को चेकआउट करने के वक्त बच्चा उनके साथ नहीं था। वो अकेली थी और उनके पास एक बड़ा सा बैग था। चूँकि कमरे में खून के निशान भी मिले थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस तुरंत मामले की कार्रवाई में जुट जाती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस होटल के मैनेजर से कैब ड्राइवर का नंबर लेती है, जो कि सूचना को बेंगलुरु छोड़ने के लिए गोवा से निकला था। फिर उसे फ़ोन लगाकर बोलती है कि आपके साथ जो मैडम है उनसे हमारी बात करवाएं। कैब ड्राइवर सूचना को फ़ोन देता है। अब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि मैडम, आप गोवा आई थी अपने बच्चे के साथ, अब जा रही हैं तो वो आपके साथ नहीं है, तो वो कहाँ है। सूचना बिल्कुल नॉर्मली बिना डरे उनसे बात करती है और कहती है कि वह गोवा में ही है, हमारे रिलेटिव के वहाँ पर। मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ, वो कुछ दिन बाद वापस घर आ जाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं, हमें आपके रिलेटिव का एड्रेस दीजिए जहाँ आपका बच्चा मौजूद है। सूचना बिना घबराए उन्हें एक एड्रेस दे देती है। अब पुलिस को लगता है कि उनसे शायद कोई गलती हुई है, पर तब भी पुलिस का शक कम नहीं हुआ। गोवा पुलिस ने एक आला पुलिस अफसर को उस पते पर भेजा और पता लगवाया कि बच्चा वहाँ है कि नहीं। पर जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, उन्हें वो एड्रेस नहीं मिलता।
मतलब सूचना ने पुलिस को फेक एड्रेस दिया था। पुलिस को सूचना पर अब पक्का शक हुआ। उन्होंने फिर से उस कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी तक कहाँ तक पहुँचे। तो ड्राइवर बताता है, मैं इस वक्त कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रहा हूँ। पुलिस ने कहा, मैडम को पता ना चले। तुम एक काम करना, जो भी पुलिस स्टेशन दिखाई दे या दिखाई ना दे तो चाय पीने के बहाने उतरना और किसी लोकल से पूछना कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन कहाँ है और फ़ौरन उस गाड़ी को उस पुलिस स्टेशन में जाकर रोक देना और जो भी पुलिस वाला दिखाई दे उससे मेरी बात करवा देना। तो ड्राइवर भी गोवा का लोकल था। वो समझ गया ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो जल्द ही कहीं चाय पीने के बहाने उतरता है और किसी लोकल से पूछता है कि यहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन कहाँ है। वह उसे बताता है कि चित्रदुर्ग इलाके में एक ही पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है आईमंगला पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ से सबसे करीब है। ड्राइवर फिर से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी फिर से चल पड़ती है। वह तेज़ी से गाड़ी को आईमंगला पुलिस स्टेशन में ले जाकर भर देता है और फ़ौरन भागते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। जो भी पुलिस वाला उसे दिखाई देता है वह उससे गोवा पुलिस की बात करवा देता है। अब गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस से लाइन पर होती है। गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस से बोलती है कि सर, हमारा एक केस है। ये जो लेडी गाड़ी में बैठी है यह आई तो थी अपने 4 साल के बच्चे के साथ। वो लौटी तो इनके साथ इनका बच्चा नहीं था। इनके रूम में से कई खून की बूंदें भी मिली है। बस यही कारण है जो कि कई शक और सवाल पैदा करते हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस लेडी की तलाशी ले लीजिए। गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर जो आईमंगला के पुलिस वाले थे वो गाड़ी के पास जाते हैं, सूचना को उतरने के लिए कहते हैं। लेडी कांस्टेबल सूचना की तलाशी लेती है। फिर वो उस गाड़ी की डिक्की खोलते हैं और बैग को बाहर निकालते हैं। बैग खुलते ही उसमें ऊपर कुछ कपड़े दिखते हैं। पुलिस उन्हें हटाती है। फिर जो उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर पुलिस वाले भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। वो देखते हैं कि बैग में सूचना के 4 साल के बेटे की लाश थी। पुलिस देखते ही बच्चे को बाहर निकालती है और देखती है कि बच्चा जिंदा तो है, पर वो मासूम कब का इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुका था। पुलिस तुरंत गोवा पुलिस से संपर्क करती है, उन्हें सभी जानकारी देती है। इधर मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया और सूचना को गोवा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के जरिए अपनी हिरासत में ले लिया। फिर सूचना शेठ से सभी सवाल किए गए कि क्यों उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे का कत्ल किया। तो सूचना जो बताती है उसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। सूचना ने जो बताया वो कहानी कुछ यूँ थी। सूचना सेठ एक बेहद ब्रिलियंट पढ़ी लिखी महिला थी। साथ ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक एक्सपर्ट जो इंडिया में टॉप 100 है उस लिस्ट में सूचना का नाम आता था। सूचना ने अपने स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी जिसकी वह CEO भी थी। सूचना अपने करियर की ग्रोथ के लिए बेंगलुरु पहुंचती है। यहाँ सूचना की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम वेंकट रमन था। वेंकट रमन भी काफ़ी पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत अच्छी फैमिली से था। वेंकट रमन कर्नाटक से बिलोंग करता था और सूचना सेठ बंगाल से थी। दोनों की मुलाकात बेंगलुरु में हुई। दोनों को आपस में प्यार हुआ। 2010 में दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों को साथ में 9 साल बीत जाते हैं। फिर 2019 आ जाता है। 2019 में सूचना और वेंकट रमन को एक बेटा होता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। बच्चा अब 1 साल का हो चुका था। फिर पूरे देश में कोरोना आता है। पूरे देश को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इस लॉकडाउन की स्थिति में मियाँ बीवी के बीच कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। वेंकट रमन जो कि अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता, पर सूचना उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं देती। बात इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों तलाक तक पहुंच जाते हैं। कोर्ट में केस चलता रहता है। फिर 2023 के एंड में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट सूचना और वेंकट रमन को कानूनी तौर पर तलाक दे देती है, पर कोर्ट इसके साथ एक फैसला और सुनाती है कि हफ्ते में 4 दिन यानी संडे को वेंकट रमन अपने बच्चे से मिल सकता है और सूचना इस बीच कोई दखल नहीं देगी। इधर सूचना को यह फैसला बिल्कुल नहीं भाया। वो इन 3 सालों में अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसे अपने पति की एक खुशी का पल भी गवारा नहीं हुआ। उसे पता था जब वेंकट रमन संडे को बच्चे से मिलता है उन पलों में वह सबसे ज़्यादा खुश होता है और यही खुशी सूचना को दुख पहुंचाती थी। इसी दौरान 7 जनवरी को संडे आने वाला था। बाप बेटे का मिलना भी तय था, पर इत्तेफाक से वेंकट रमन को काम के सिलसिले में बाहर विदेश जाना पड़ा। इस बात की खबर सूचना को भी थी। उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और एक प्लान बनाया। वो 6 जनवरी को अपने बच्चे को बेंगलुरु से गोवा लेकर आई। गोवा में उसने पहले ही एक रूम बुक करवा रखा था। वो 6 जनवरी और 7 जनवरी को बच्चे के साथ घूमती फिरती रही। फिर 8 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के बीच उसने अपनी ही ममता का गला घोट दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने फिर से एक बार इंसानियत को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।